आज हम आपके सामने एक ऐसे शहर की चर्चा करेंगे जो कभी अपने भव्य मंदिरों के लिए जाना जाता है, तो कभी अपनी गायन परंपरा के लिए, कभी अपने वो विशाल पुस्तकालय के लिए चर्चित रहता है, तो कभी अपने लंबे तट वाले समुद्री बीच के लिए। जी हाँ, आर्थिक और तकनीकी रूप से समृद्ध मेगा सिटी दक्षिण भारत की सांस्कृतिक राजधानी, पहले मद्रास और अब चेन्नई। तो आज की हमारी चर्चा इसी शीर्षक के अंतर्गत हम करेंगे, जिसका शीर्षक है मद्रास से चेन्नई का सफर। तो आइए देखते हैं किन बिंदुओं के अंतर्गत आज की चर्चा हमारी केंद्रित होगी। उससे पहले ये देखेंगे कि हमारे आज के संदर्भ का प्रेरणा स्रोत क्या है। तो स्रोत की अगर बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस की यह खबर कि मद्रास डे, हाउ मद्रास वाज फाउंडेड एंड व्हाई इट बिकेम चेन्नई, इस खबर पर आधारित हमारा यह संदर्भ, जिससे हमने प्रेरणा ली। आज के संदर्भ की चर्चा हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि यह चर्चा में क्यों है, फिर देखेंगे इसकी भौगोलिक अवस्थिति क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि मद्रास का वस्तुतः इतिहास क्या रहा है कि मद्रास से चलकर यह नाम परिवर्तन के कड़ी पर हम पहुंचे। तो इस सफर को हम थोड़ा सा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश करेंगे। फिर देखेंगे कि चेन्नई का नामकरण आखिर चेन्नई क्यों किया गया, और अंत में होगा परिपाटी के अनुरूप एक अभ्यास प्रश्न, यह देखने के लिए कि आपने संदर्भ को कितने ठीक ढंग से समझा है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखें कि यह शीर्षक चर्चा में क्यों है। तो आज का दिन, जी हाँ, 22 अगस्त वो दिन है जब आज के दिन यह क्षेत्र, यह प्रदेश अपने स्थापना दिवस को मनाता है। 22 अगस्त को ही मद्रास दिवस मनाया जा रहा है। तमिलनाडु सरकार सांस्कृतिक समारोहों का आयोजन कर रही है और अपनी स्थापना की 384वीं वर्षगांठ ये मना रहा है। हालांकि यह परिपाटी 2004 से मनाना प्रारंभ हुई, और इस दृष्टिकोण से देखें तो यह सेलिब्रेशन का 20वां वर्ष है। इस कारण से यह मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है। तो आइए शुरू करते हैं अगले बिंदु के अंतर्गत। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी भौगोलिक अवस्थिति क्या है। किसी भी स्थान को समझने के लिए पहले भौगोलिक रूप से उसे समझ लें, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लें, फिर आगे बढ़ना आवश्यक होता है। तो देखें तो भारत के दक्षिणी हिस्से में दो तटबंध हैं, दो तट हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस क्षेत्र को कोरोमंडल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, और यह क्षेत्र जो है वो, जैसा कि आप जानते हैं, मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, जिस साइड में केरल पड़ता है। तो कोरोमंडल तट पर चेन्नई वर्तमान नाम जो इसका है, पहले इसका नाम मद्रास था, अर्थात यह पूरा तमिलनाडु प्रदेश इस कोरोमंडल तट पर स्थित है, साथ में लगी है बंगाल की खाड़ी। तो भौगोलिक दृष्टिकोण से ये इसकी अवस्थिति है। इसे दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, और वर्तमान में यह तमिलनाडु प्रदेश की राजधानी है चेन्नई, जिसका पूर्व में नाम मद्रास था। क्यों ये जाना जाता है? तो यहाँ की एक समृद्ध संगीत परंपरा है, जिसके कारण इसे यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में भी शामिल किया गया है। साथ ही यहाँ की ऐतिहासिक कला, वास्तुकला और सांस्कृतिक विरासत के लिए ये भी खास रूप से जाना जाता है। इसको डेट्रॉयट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। डेट्रॉयट का मतलब कि जहां पर मोटर गाड़ियों का निर्माण होता हो। डेट्रॉयट इसीलिए जाना जाता है, इसलिए उससे तुलनात्मक रूप से इसको ये नाम दिया गया है, डेट्रॉयट ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। साथ ही पर्यटन के दृष्टिकोण से भी यह स्थान महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू पर्यटकों के 30 से 40% लोगों को इसने अपनी ओर आकर्षित किया है। पुस्तकालय की बात करें तो एक बहुत ही बड़ा और भव्य पुस्तकालय, अन्ना पुस्तकालय, यहाँ पर अवस्थित है। इसका बीच, मरीना बीच, भारत का सबसे बड़े तटबंध वाला बीच है, इस कारण भी ये चर्चा में है। अपने स्वास्थ्य संरचना के लिए विशेष रूप से चेन्नई जाना जाता है। इसके लिए जो पेशेंट हैं वो काफी मात्रा में यहाँ पर जाते हैं। इसकी संरचना अच्छी है और इसे ग्रोइंग सिटी भी कहा जाता है। इसके अलावा भी बहुत से तथ्य हैं, लेकिन हमारा मूल विषय ये नहीं है। ये एक परिचयात्मक लहजे में ये बातें आपको बताई गई। अब हम देखते हैं मद्रास के इतिहास पर एक नजर डालते हैं। तो मद्रास के इतिहास की अगर बात करें तो प्राचीन काल में 1863 ईस्वी में यहां पर एक प्रागैतिहासिक स्थल, वस्तुतः महापाषाणिक स्थल पल्लवरम से कुछ औजार खोजे गए। तो इसकी ऐतिहासिकता प्री हिस्टोरिक एज तक जाती है, और यहां पर रॉबर्ट ब्रूसफुट ने खोजा था। इसीलिए प्राचीन काल में भी इस स्थान की ऐतिहासिकता हमें प्रमाणित हो रही है। एक कदम आगे बढ़ते हैं तो संगम काल में एक महाकवि हुए तिरुवल्लुवर, प्रथम शताब्दी में, जिनका तादात्म्य इस स्थान से लगाया जाता है। पल्लव काल में कांचीपुरम, यहाँ की जो पल्लवों की राजधानी थी, उसकी अवस्थिति भी यहीं थी, और 3री से 9वीं शताब्दी तक इस स्थान पर उसने शासन किया।
आगे देखें तो 10वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान चोल वंश का शासन यहाँ पर रहता है। आगे फिर पांड्यों ने यहाँ पर शासन किया और 14वीं शताब्दी में हरिहर और बुक्का ने 1336 में जब विजयनगर एम्पायर की साम्राज्य की स्थापना की तो वो स्थान भी कुछ यहीं का क्षेत्र था। विजयनगर साम्राज्य 14वीं शताब्दी में स्टैब्लिश हुआ और वो काफी लंबे समय तक यहाँ शासन करता रहा। 1522 में आगमन होता है यूरोपीय शक्तियों का और उसमें पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं। यहाँ पर आने के बाद वो एक किले का भी निर्माण करते हैं जिसका नाम साओ टाम का किला था। 1612 ईस्वी में एक दूसरी यूरोपीय शक्ति डच का आगमन होता है और डच यहाँ पर पुलिकट नामक स्थान पर अपनी बस्ती स्थापित करते हैं। उसके बाद एक महाशक्ति जिसके अधीन रहे, पहले यह व्यापारिक उद्देश्य से आई, बाद में एक बड़ी शक्ति बनकर हम पर शासन किया, एक औपनिवेशिक शक्ति के रूप में हमारे ऊपर। 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर आती है और आप देखेंगे कि 20 अगस्त 1639 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दो नुमाइंदे, एक फ्रांसिस डे और दूसरे थे एंड्रयू कोगन, इन दोनों लोग को ये जिम्मेदारी सौंपती है कंपनी कि आप जाइए और कंपनी के लिए एक ऐसे स्थान को खोजिए जहां पर हम अपने कारखाना, अपने वेयर हाउसेस को एस्टैब्लिश कर सकें ताकि हम अपनी व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ा सकें। इस उद्देश्य से ये जाते हैं और तात्कालीन उस क्षेत्र में, जो उस परिक्षेत्र में शासन कर रहे होते हैं, दरमेला वेंकटपति नायक, उनसे इनकी मुलाकात होती है और उनके माध्यम से वह तात्कालीन विजयनगर एम्पायर के जो शासक थे जिनका नाम पेंडा वेंकट राय था, उनसे मुलाकात होती है और कोरोमंडल तट पर एक छोटे भूमि के टुकड़े की मांग को वहां उनके सम्मुख ये लोग रखते हैं। फिर आप देखेंगे कि इस मांग के बाद 22 अगस्त 1639 को इनको एक भूमि का टुकड़ा प्रदान भी किया जाता है। हालांकि वो ग्रांट पर दिया जाता है, लीज पर दिया जाता है। 5 लाख पैगोडा इसके बदले इनको देना पड़ता है। पैगोडा वो मुद्रा थी जो विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित थी। इसके बाद कूम और एगमोर दो नदियां हैं, दोनों के बीच का एक परिक्षेत्र जो 10 गुणे 1.9 किलोमीटर का था, वो एरिया इनको प्रदान किया जाता है कोरोमंडल तट पर। और उसी जगह पर इन्होंने एक किले का निर्माण किया जिसको इतिहास में फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता है और फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना उस जगह पर होती है। हालांकि कुछ वर्षों के बाद 1644 ईस्वी में जो लीज का टाइम पीरियड था वो पूरा हो जाता है और 1645 में इसके लिए ये दोबारा प्रयास करते हैं और वहां पर रंगा रायलू जो तात्कालिक उस साम्राज्य के शासक थे उनके द्वारा दूसरी बार पुनः इनको वो कॉन्ट्रैक्ट जो था उसकी समय सीमा बढ़ा दी जाती है। इस तरह से न सिर्फ समय सीमा बढ़ाई जाती है बल्कि उनको कुछ और रियायतें दी जाती हैं और मजबूती के साथ इनका विस्तार प्रारंभ होता है। लेकिन इसी बीच यहां से 600 किलोमीटर दूर कुतुब शाही वंश का शासन था गोलकुंडा में और गोलकुंडा ने अपने सेनापति मीर जुमला को भेजा इस जगह पर। मीर जुमला का आक्रमण होता है और मद्रास को उसने जीत लिया। लेकिन न सिर्फ उसने इस पर विजय प्राप्त की बल्कि यहाँ पर काफी बड़ी मात्रा में नरसंहार हुआ और नरसंहार के दंश से अभी यह क्षेत्र उबर पाता उससे पहले ही यहाँ पर प्लेग की बीमारी फैल गई और इन दो दंशों की वजह से इस समय मद्रास की स्थिति काफी अवसान की तरफ जाने लगी। आप देखेंगे कि इस समय स्थिति काफी खराब थी, लेकिन इसी बीच फिर इस क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार हो जाता है और 1687 से 1692 तक मुगल वंश के अधिकार में यह क्षेत्र चला जाता है। समय समय पर मुगलों ने फरमान जारी किए और उस फरमान के फलस्वरूप इनको छूट मिलती गई और ये छूट न सिर्फ छूट थी बल्कि इस क्षेत्र में गवर्नरों को मौका दिया कि वो अपना विस्तार और ठीक ढंग से कर पाएं। इस क्रम में आगे देखें तो इस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी की काफी उन्नति होती है, इस छूट का वो लाभ उठाते हैं और प्रेसिडेंसी में तब्दील होने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। इस समय यहां पर एक गवर्नर थी जिनका नाम था एल्ह्यू येल। ये इतना धनार्जन करती हैं कि उनके उस धन के छोटे से अंश से येल यूनिवर्सिटी की स्थापना हो जाती है। आप जान सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके द्वारा अर्जित धन की मात्रा कितनी रही होगी। फिर 1746 में इसी दरमियान प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है। इस कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी शक्तियों ने इनके ऊपर आक्रमण कर दिया। न सिर्फ आक्रमण किया बल्कि इन्हें अंग्रेजों को पराजित भी किया और इस पराजय के बाद मद्रास पर उनका अधिकार हो जाता है। हालांकि फिर एक संधि होती है दोनों के मध्य, ए ला शापेल की संधि, और ए ला शापेल की संधि के बाद मद्रास फिर से ब्रिटिशर्स को प्राप्त
हो जाता है। हालांकि मद्रास के काफी हिस्से को इन्होंने नष्ट भ्रष्ट किया, लेकिन आप जानते हैं जब भी हमारे पर आक्रांता आक्रमण करता है, हमारी क्षति होती है, तो हम आने वाले हमले के प्रति सतर्क होते हैं और अपनी सुरक्षा के प्रति हमारा ध्यान और अधिक बढ़ जाता है। इस हमले के प्रति सचेत होते हुए ब्रिटिशर्स ने अपनी किलेबंदी और बढ़ा दी और तकरीबन 30 वर्षों तक अपनी किलेबंदी पर उन्होंने मजबूती से ध्यान दिया। 1759 में फिर से हमला हुआ, लेकिन इस बार फ्रांसीसियों का हमला असफल रहता है। इस हमले के उपरांत 1766 से 1769 तक अगर हम देखें तो फिर आंग्ल मैसूर युद्ध होता है और मैसूर हैदर अली के नेतृत्व में मैसूरों ने इनको पराजय का मुंह दिखाया, पराजय का सामना करना पड़ा। हालांकि फिर इनके साथ भी एक मद्रास की संधि होती है और फिर से मद्रास इनको प्राप्त हो जाता है। फिर आक्रमण से मद्रास और मजबूत होता गया। जितनी बार इसके ऊपर आक्रमण हुआ, इसने अपने आप को और मजबूत बनाया और आने वाले आक्रमण के प्रति ये सतर्क होते चले गए। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में मद्रास ब्रिटिश के लिए एक महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डा और प्रशासनिक केंद्र बनकर उभर जाता है और इसके परिणाम स्वरूप ये आसपास के क्षेत्रों में भी, आप देख सकते हैं ये एरिया सिर्फ इसी एरिया में यह था, लेकिन आसपास के क्षेत्रों में भी यहाँ पर कर्नाटक के क्षेत्र में, अन्य आसपास के क्षेत्रों में भी, आंध्र के क्षेत्र में इन्होंने विस्तार शुरू किया और इनका एम्पायर यहां तक फैल जाता है और अब इसकी आकृति एक प्रेसिडेंसी का रूप लेने लगी थी और यहीं पर मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना होती है, जिसकी राजधानी मद्रास सिटी को बना दिया जाता है। देखते ही देखते मद्रास स्ट्रैटेजिक रूप से, स्ट्रैटेजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता चला गया और जिसकी परिणति आपके सामने आजकल तकनीकी और विशेष रूप से विनिर्माण का हब बनकर यह हमारे सामने मजबूती से उपस्थित है। अगली कड़ी में हम पहुंचते हैं, लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि आखिर मद्रास का नाम क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि हमको परिवर्तित करना पड़ा। 1996 में तमिलनाडु सरकार ने नाम बदलने का फैसला लिया और उसका तर्क ये था कि जो मद्रास नाम है, मद्रास नाम तमिल नहीं है। वो एक ऐसा नाम रखना चाहते थे जो तमिल हो। फिर उन्होंने इसी तर्क के आधार पर यह निर्णय लिया कि मद्रास का नाम बदला जाए और उसके मूल को एक ऐसे शब्द में ढूंढा जाए जो तमिल शब्द हो। तो चेन्नई पट्टनम नाम का जो शहर था उसके मूल में इसको ढूंढा गया और उसी के माध्यम से चेन्नई नाम निकाला गया और चेन्नई नाम मद्रास का रखने का निर्णय जो 1996 में हुआ था, 1998 में इस नाम को परिवर्तित कर दिया गया। ये नाम दर्मेला वेंकटपति नायक, ये वही व्यक्ति हैं जो लीज पर जमीन दिलाने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को तत्कालिक शासक के पास ले गए थे। इन्होंने अपने पिता के नाम पर, जिनके पिता का नाम था दर्मेला चेन्नप्पा, उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम रखा था और ये नाम मूल बनता है इस चेन्नई शहर का जो आज हमारे सामने वर्तमान संदर्भ में उपस्थित है। उम्मीद करते हैं कि आज का संदर्भ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप अगले पटल पर जो आपके प्रश्न उपस्थित है उसका जवाब दें। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं या है? पहला है चेन्नई पट्टनम नाम दर्मेला वेंकटपति नायक के नाम पर पड़ा। दूसरा है इनके प्रयासों से ही 1639 में अंग्रेजों को जमीन प्राप्त हुई जहां सेंट फोर्ट जॉर्ज बना। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस उम्मीद के साथ कि आपको यह संदर्भ समझ में आया होगा, कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर जरूर दें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद।